हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट फेयर। डेली करंट फेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट फेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट फेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट फेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट फेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट फेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट फेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट फेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट फेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट फेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट फेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट फेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट फेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट फेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट फेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 21 जून 2022 का करंट फेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी यार सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करो, ताकि एक तो क्विज आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कौन से एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? ये रैंकिंग की गई है 2022 की स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अंदर। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, उसमें वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो आंका गया है कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आंसर यहां पे क्या होगा? बी होगा। तो याद रखना है, कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे दोस्तों इसके अंदर टोक्यो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और तीसरे पे सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। पहले 2 रैंकिंग्स आपने जरूर याद रखनी है। लेकिन इस 2022 की स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अंदर जो दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरे इंडिया का फाइनेस्ट एयरपोर्ट है। इवन साउथ एशिया का भी सबसे फाइनेस्ट एयरपोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये चौथी बार लगातार हुआ है कि इंडिया के इस एयरपोर्ट को ये खिताब दिया गया है। ये सेरेमनी दोस्तों पेरिस के अंदर हुई थी, और 16 जून को इस सेरेमनी के अंदर ये अवार्ड्स के अंदर अनाउंस किया गया है। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है कि इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंडिया और साउथ एशिया में तो बेस्ट है ही, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 50 एयरपोर्ट्स में उसका स्थान जो है वो 37वें नंबर पे है। पिछली बार जब ये रैंकिंग की गई थी उसमें 45वें स्थान पे था ये आउट ऑफ 50, लेकिन अब 37वें पे आ गया है। मतलब आप कह सकते हो काफ़ी रैंक्स जो हैं वो इंडिया ने सुधार लिए हैं अपने इन अवार्ड्स के अंदर। तो आप देख सकते हो
इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स को अलग अलग तरह के और अवार्ड मिले हैं, जैसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, उनको फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का खिताब जो है वो दिया गया है इंडिया और साउथ एशिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद का एयरपोर्ट है, उसको बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया और साउथ एशिया का खिताब दिया गया है। तो अगर आपको पूछें फाइनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो वो आंसर होगा हमारे पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा, और बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया वो होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमद पहले पे है, टोक्यो दूसरे पे है, तीसरे पे सिंगापुर का चांगी है, और याद रखना है कि इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका रैंक जो है वो 37 है। लेकिन दोस्तों इसमें और भी कई तरह की रैंकिंग्स हैं, जैसे वर्ल्ड का मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट जो है वो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसी वर्ल्ड का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट जो है वो चुबू सेंट्रियार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसी वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो है वो ज्यूरिच एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग और मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट जो है वो इस्तांबुल का एयरपोर्ट है। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग वो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। और ये जो टोक्यो का एयरपोर्ट है इसको तो बहुत से खिताब मिले हैं, वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड का बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया, बेस्ट एयरपोर्ट एंड एक्सेसिबल फैसिलिटीज। तो ये सब खिताब जो है वो टोक्यो को दिए गए हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर में स्थित है उसी को मिले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपने जरूर याद रखनी है। लेकिन दोस्तों ये जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 1999 में की गई थी। हर साल ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, ये कस्टमर से सर्वे करते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है पूरा का पूरा सर्वे तैयार किया जाता है। और 9 महीने का ये सर्वे है दोस्तों। इस बार सितंबर 2021 से लेके ये मई 2022 तक का जो है वो सर्वे लिया गया है। और इसमें कई तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं 100 अलग अलग नेशनलिटी के लोगों से, फिर ये सर्वे जो है वो तैयार किया जाता है। इसी के साथ आते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है 2022 की? तो इस साल इवन पिछले साल भी उन्होंने अपना नाम जो है वो बहुत चमका लिया है, और एक बहुत बड़ा नाम जो है वो पीछे छूट गया है। लुइस हैमिल्टन जो है वो थोड़ा सा पीछे छूट गए, पिछले साल भी जो है वो पीछे छूट गए, इस बार भी जो है वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक की कोई भी ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने नहीं जीती। तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपन ने। तो 2021 का जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन था वो मैक्स वर्स्टैपन था, रेडबुल रेसर हैं, और आप कह सकते हो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इस साल की यह 6ठी ऐसी ग्रैंड प्रिक्स है जो उन्होंने जीती है। तो आपने याद रखना है मैक्स वर्स्टैपन पिछली 5 ग्रैंड प्रिक्स में 4 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। यह 6ठी ग्रैंड प्रिक्स है ओवरऑल 2022 के सीजन की। तो आप एक चार्ट देख सकते हो ये स्टार्टिंग से लेकर अब तक का, कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जो है वो चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है, और एक मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है जो सर्जियो प्रेस ने जीती है। बाकी जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स आप देख रहे हो ये सारी की सारी किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। तो अगर आप पिछली 6 भी देखोगे तो उसमें से 5 जो हैं वो किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टैपन ने। तो एक बहुत ही बड़ा नाम जो है वो मैक्स वर्स्टैपन बनता जा रहा है। और 6 ग्रैंड प्रिक्स सऊदी अरेबिया, एमिलिया रोमाग्ना, मियामी, स्पेन, अजरबैजान और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सारी की सारी जो हैं वो मैक्स वर्स्टैपन के नाम जा चुकी हैं। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैक्स वर्स्टैपन ने ऐसा पहली बार हुआ है कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। 150th करियर स्टार्ट था उनका, और आप कह सकते हो 2022 की 6ठी है, लेकिन 26th है करियर के अंदर जो उन्होंने रेसिस टोटल जीती हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो ये अवार्ड जीता है? इस अवार्ड का नाम है यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज। तो बहुत बड़ा नाम है, तो आपने याद रखना है यूनेस्को की तरफ से इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। और ये अपना कोई अलग से कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया होता है अगर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए दिया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, या आप कह सकते हो कि साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनको ये यूनेस्को की रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। लेकिन ये रिकॉग्नाइजेशन क्यों मिली है? ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए मिली है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था PM ई विद्या के नाम से। मतलब आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये इनिशिएटिव 2020 में सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लॉन्च किया गया था, और इसका मतलब था
आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना है। इसमें जितना भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म होगा उसको ऑनलाइन लिंक किया गया, जैसे कि आप कह सकते हो डिजिटल, ऑनलाइन या ऑन एयर एजुकेशन प्रोवाइड करना, या आप कह सकते हो कि एजुकेशन को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना सारे मटेरियल को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस माध्यम के थ्रू की गई, ताकि बच्चों का जो लर्निंग लॉस है वो किसी तरह से कोविड के कारण ना हो। तो इसलिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अलग तरीके से बच्चों को एजुकेशन घर तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि उन्होंने जो है वो 12 अलग अलग पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल स्टार्ट किए और 397 रेडियो स्टेशन जो है वो स्टार्ट किए, और कई तरह के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो हैं वो ई विद्या प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किए गए। तो आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस ई विद्या प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ये खिताब मिला है। ये है यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड। और दोस्तों याद रखना है कि इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो यूनेस्को की तरफ से जो है वो 2005 में की गई थी, और ये किंगडम ऑफ बहरीन को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली किया गया, क्योंकि आप कह सकते हो किंगडम ऑफ बहरीन ने ही इस अवार्ड की पेशकश जो है वो की गई थी और यूनेस्को की मदद से इसको स्टार्ट किया गया। और ये अवार्ड जो है वो स्पेशली उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए है जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं। और इसमें 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 4 नंबर का गोल है एजुकेशन को लेके, उसको प्रमोट करने के बारे में किया जाता है। और हर साल इसमें 1 या 2 आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स को चुना जाता है, जिसको $25,000 रुपए जो है वो एज ए इनाम में दिया जाता है। साथ में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है यूनेस्को हेडक्वार्टर के अंदर पेरिस में। और ये सेरेमनी इस बार होने वाली है 24 जून 2022 को। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी की हम बात कर रहे हैं, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है कौन सा एडिशन इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स का प्रस्तुत किया गया 2022 में, और ये कहाँ पे हुआ था? तो 2 चीज़ें बतानी है, एक तो एडिशन का नंबर ये आपको पूछा जा सकता है, और एक जगह पूछी जा सकती है। तो जगह है दोस्तों यास आइलैंड। तो याद रखना है ये आइलैंड कहाँ पे है? यास आइलैंड आबू धाबी में है, और इस बार का एडिशन था 22nd। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो 22nd एडिशन नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2022, जो कि 3 और 4 जून को हुए। कहाँ पे? यास आइलैंड में, जो कि कहाँ पे स्थित है? आबू धाबी में स्थित है। और ये जो आईफा अवार्ड्स हैं ये दोस्तों हर साल की एक सेरेमनी है जो कि बेस्ट टैलेंट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इस बार ये 2 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि कोविड के कारण ये जो इवेंट है वो नहीं हुआ था। इस इवेंट को 3 लोगों ने होस्ट किया, सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने इसको होस्ट किया। लेकिन इसमें जो पहले ये 4 अवार्ड आप देख रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन मिलेगा। एक तो बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में विक्की कौशल को मिला, उनकी मूवी आई थी सरदार उधम, उसके लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर फीमेल कृति सेनन को दिया गया, उनकी मूवी थी मिमी, उसके लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन या विष्णुवर्धन, उनको दिया गया। ये शेरशाह जो मूवी है उन्होंने डायरेक्ट की है, जो कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनाई गई। और बेस्ट फिल्म का खिताब भी जो है वो शेरशाह को दिया गया। तो बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह के डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर कृति सेनन और बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में विक्की कौशल हैं। लेकिन दोस्तों ये 4 कैटेगरी के बिना और भी बहुत कैटेगरीज हैं, जैसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल जो है वो आशीष कौर को मिला, जो कि उन्होंने एक गाना गाया था राता लम्मिया, उसके लिए मिला, वो भी शेरशाह मूवी से है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल भी जो है वो भी इसी गाने के लिए मिला है, राता लम्बिया के लिए, और वो मिला है जुबीन नौटियाल को। लेकिन दोस्तों आप कई तरह की कैटेगरीज इसमें और कर सकते हो, जैसे बेस्ट मेल डेब्यू, पहली मूवी किसी मेल एक्टर की, और वो बेस्ट मेल डेब्यू रहा है आहान शेट्टी का, जो कि तड़प मूवी के लिए उनको दिया गया। बेस्ट फीमेल डेब्यू ये मिला है शर्वरी वाघ को। शर्वरी वाघ ने बंटी और बबली 2 में जो है वो बेस्ट फीमेल डेब्यू का रोल जो है वो प्ले किया। नेक्स्ट बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी जो है वो लूडो की, अनुराग बसु को दिया गया ये अवार्ड। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर फीमेल जो है वो साई तमहाकर को मिला मिमी मूवी के लिए। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट मेल कैटेगरी के अंदर, ये पंकज त्रिपाठी जी को मिला। मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता होगा उनको, पंकज त्रिपाठी जी को, मिर्ज़ापुर से, तो ये भी लूडो के लिए उनको दिया गया। लेकिन ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो आप एक बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, लेकिन ये 4 कैटेगरीज आपने याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो बेस्ट पिक्चर का खिताब शेरशाह को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो विष्णुवर्धन को मिला शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस जो है वो कृति सेनन को मिला मिमी मूवी के लिए। और बेस्ट लीडिंग रोल, मतलब बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में सरदार उधम मूवी के लिए विक्की कौशल को दिया गया।
अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उसके लिए पहले अपने वीडियो को लाइक करना है यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन क्या है, कौन सी मूवी को गोल्डन कॉन्च अवार्ड जो है वो दिया गया है डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए, और ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में ये अवार्ड दिया गया। तो गोल्डन कॉन्च और सिल्वर कॉन्च अवार्ड जो है वो खासतौर से आपने याद रखने हैं। गोल्डन कॉन्च अवार्ड दोस्तों मिला है टर्न योर बॉडी टू द सन, इस मूवी को मिला है और ये एक डच मूवी है। तो इस डच मूवी को, ये डच डॉक्यूमेंट्री मूवी है और ये डायरेक्ट की थी एक बहुत ही फेमस वहाँ के डायरेक्टर हैं अलोना हॉर्स्ट, उन्हों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट और एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल है, इसमें अलग अलग कई मूवीज़ को अवार्ड दिया गया। जैसे एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है साक्षात्कारम और एक है ब्रदर ट्रोल, दोनों को सिल्वर कॉन्च अवार्ड मिला है शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी के अंदर। तो ये सिल्वर कॉन्च अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 25 जो अलग अलग तरह की कैटेगरीज में इस पूरे फिल्म फेस्टिवल को बांटा गया, जिसमें से ये कैटेगरी के लिए 2.5 लाख रुपए जो है वो प्राइस रखा गया है। नेक्स्ट है प्रिंस इन ए पेस्ट्री शॉप, ये पोलैंड से रिलेटेड मूवी है, इनको भी सिल्वर कॉन्च अवार्ड मिला है, लेकिन ये कैटेगरी है बेस्ट एनिमेशन फिल्म इन इंटरनेशनल कंपटीशन कैटेगरी। तो इसमें अलग अलग तरह के अवार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइस दिया जाता है, लेकिन 25 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन आपने इसमें दोस्तों 2 याद रखना है, एक तो गोल्डन कॉन्च अवार्ड जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी कौन सी है, और एक याद रखना है सिल्वर कॉन्च अवार्ड जो कि शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी के अंदर ब्रदर ट्रोल और साक्षात्कारम के लिए दिया गया है। मलयालम मूवी का नाम जो है वो याद रखेंगे। और ये टर्न योर बॉडी टू सन जो है वो एक सोवियत प्रिजनर की जो है वो स्टोरी है, जिसमें आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह के किरदार जो हैं वो निभाए गए हैं एक सोवियत प्रिजनर की तरफ से, तो उसके ऊपर ये बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है। और इस बार जो है वो 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था और इसमें गोल्डन कॉन्च के अंदर 10 लाख रुपए जो है वो इनाम की राशि दी जाती है। लेकिन आफ्टर पेंडेमिक ये पहला एडिशन था मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसके साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें इंडिया के अंदर 8वीं मीटिंग होस्ट की है हेड ऑफ बॉर्डर सर्विसेज ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज के हेड हैं, उनकी 8वीं मीटिंग आयोजन की गई। पहले तो ये याद रखना है ये इंडिया में हुई है और ये कहाँ पे आयोजन किया गया, इसका न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो 8वीं मीटिंग हेड्स ऑफ द बॉर्डर सर्विसेज ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें खास बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। और इवन इंडिया जो है वो काफ़ी इवेंट्स जो हैं वो हुए, लेकिन इंडिया में एक इवेंट जो है वो इंडिया ने चेयर किया है, वो है SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मैकेनिज्म, जिसको रैट मैकेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो SCO रैट्स का चेयरमैन बना था 28 अक्टूबर 2021 में 1 साल के लिए। तो इसका मतलब इसकी चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास थी। और जितने भी मेंबर हैं SCO के, सबने एक इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है चाइना के, जो कि 9th राउंड ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशंस ऑफ द बॉर्डर सर्विसेज ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ द SCO मेंबर स्टेट, जिसको नाम दिया सॉलिडेरिटी 2023, वो 2023 में होगी। क्योंकि अगली बार इसको होस्ट जो है वो कौन करने वाला है, चाइना होस्ट करने वाला है, और ये 9th मीटिंग होगी अगली बारी, और इसको नाम दिया गया सॉलिडेरिटी 2023। और 2022 वाली का फिर क्या नाम है, इसका नाम है फ्रेंडशिप, याद रख सकते हो, फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022। और इस पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही 12th मीटिंग की गई है ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, ये वर्चुअली हुई है, लेकिन इसमें जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि आपस में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए हम बात कर सकें। और इंडिया की तरफ से इसको अटेंड किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोवल जी ने अटेंड किया है। और आपने याद रखना है इस साल की जो ब्रिक्स चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, चाइना के पास है। इसका मतलब क्या होगा कि इस बार जो है वो 14th ब्रिक्स समिट जो है वो होने वाली है, लेकिन वर्चुअल होगी दोस्तों। ये कहाँ पे होगी, बीजिंग के अंदर होगी, और ये 23 जून को होने वाली है, मतलब कल जो है वो ये ब्रिक्स की समिट होगी। और इस बार का थीम क्या है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। और इसको चेयर करेंगे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग जी, शी जिनपिंग। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक डिक्लेयरशिप की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक डाटा शेयर किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज HDFC के, ICIC के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल कर लिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और ये दोस्तों शामिल करने का मतलब है ये सेक्शन 70 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है 2000 का, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनके IT रिसोर्सेज को शामिल कर लिया गया। इसका मतलब है कि अगर इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का, ICIC, HDFC और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान नेशनल सिक्योरिटी को लेके होगा। और इसका मतलब ये है कि इन रिसोर्सेज को जो ऑथराइज करेगा अनऑथराइज तरीके से, उसको 10 साल की जेल हो सकती है, इवन उसको फाइन भी हो सकता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, पूरे देश के नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज जो इनकी इंफॉर्मेशन है, अगर वो किसी और के ऊपर भी डिपेंडेंट है तो उनको भी प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज जो कि इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं वो कोर बैंकिंग सोल्यूशंस हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, RTGS है, या फिर जितना भी फाइनेंशियल सर्वर है वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, वो ये पावर देता है कि आप किसी भी डेटाबेस को, किसी भी डाटा को, किसी भी IT नेटवर्क को आप जो है वो इस CII मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल कर सकते हो। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर लीक हो जाती है इंफॉर्मेशन या कोई अनऑथराइज तरीके से इसको हासिल कर लेता है तो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है उस डोमेस्टिकली बिल्ट कैटापल्ट एयरक्राफ्ट करियर का नाम बताना है जो कि चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका नाम है फुजियान। और इसकी खास बात क्या है कि ये पहला ऐसा पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि कैटापल्ट एयरक्राफ्ट करियर है जो कि चाइना ने अपने तौर पे बनाया, मतलब डोमेस्टिकली इसको बनाया गया है। और मोस्ट एडवांस्ड नेवल वेसल है ये। और आप इसका एक चेहरा जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह की दिखने वाली जो है वो नेवल वेसल है जिसका नाम है फुजियान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिगेस्ट और मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट करियर है जो कि पूरे एशिया के अंदर चाइना सुपर पावर के पास है। और फुजियान जो है वो चाइना का 3rd ऐसा एयरक्राफ्ट करियर है जो चाइना का स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है। और इसका नाम चाइना की एक ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस के नाम से रखा गया है जिसका नाम क्या है? फुजियान। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो सरफेस है वो एक फ्लैट सरफेस है, हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, ताकि कोई भी उड़ान जो है वो यहाँ से भरनी है वो भी आसान हो सके। और 80,000 टन के आसपास का लोड जो है वो ये ले सकता है। इवन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है वो इसमें बहुत ही कम है। तो आपने याद रखना है कि अदरवाइज तो इसको पहले ही लॉन्च करना था, लाइक अप्रैल के महीने में लॉन्च करना था 2022 में, जो कि 73rd एनिवर्सरी थी पीपल लिबरेशन आर्मी की। लेकिन इसको कोविड के कारण जो है क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया था शंघाई के अंदर, तो इसको लेट कर दिया गया। इवन इस शिप के अंदर 50 अनमैन्ड सिस्टम, जिसमें अनमैन्ड बोट्स, ड्रोन्स और अंडर वाटर व्हीकल्स भी जो है वो पार्क हो सकते हैं, उसको भी रखा जा सकता है। क्योंकि ये तीसरा एयरक्राफ्ट है, इससे पहले 2 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं चाइना के पास, एक तो लियाओनिंग और दूसरा हमारे पास कौन सा है? शैंडोंग। लियोनिंग को लॉन्च किया गया था 2012 में, दूसरा किया गया था शैंडोंग 2019 के अंदर। और ये दोनों नाम भी दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हो कि किसी ना किसी प्रोविंस के हैं। लियोनिंग भी और शैंडोंग भी किसी ना किसी प्रोविंस का है। तो 3 बन चुके हैं। चाइना का दावा है कि हम टोटल कितने बनाएंगे? 5 बनाएंगे। और नेक्स्ट एयरक्राफ्ट ये माना जा रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन और कौन सा बैंक मिलके को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड निकालेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है और ये है नैनीताल बैंक। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, और नैनीताल बैंक जो है वो मिलके क्रेडिट कार्ड निकालेंगे, रुपए क्रेडिट कार्ड होगा, ताकि जो कस्टमर्स ग्रॉसरी लेना चाहते हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ भी एवरी डे कुछ नीड का कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो उनको कैशबैक जो है वो दिया जाएगा।
मिलेगा। तो 100 साल की एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है नैनीताल बैंक की, क्योंकि नैनीताल बैंक जो बनाया गया था दोस्तों वो कौन से ईयर में बनाया गया था, 1922 में। तो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो होगा उसका नाम होगा नैनीताल बैंक ऑफ बड़ौदा रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और इस कार्ड होल्डर के जो भी कार्ड होल्डर होगा उसको 5 गुना रिवॉर्ड्स मिले जाएंगे, मतलब 100 रुपया खर्च करने पे 5 आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो अगर आप ग्रोसरी पे खर्च करते हो डिपार्टमेंट स्टोर में या मूवीज में। अगर कहीं और पे खर्च कर रहे हो तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब आपको 100 रुपये खर्च करने पे 1 पॉइंट दिया जाएगा। इवन 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी जो है वो आपको मिलेगा, मतलब वो भी कैशबैक के तरीके पे मिलेगा। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से बैंक्स ने मिलकर जो है इसको लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन के बारे में याद रख लें, इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं शैलेंद्र सिंह, और इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। नैनीताल बैंक बना था 1922 में, 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सीईओ इनके हैं दिनेश पंत जी, दिनेश पंत। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है किसको अगला प्रेसिडेंट बनाया गया है कोलंबिया का। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नाम इसमें सिर्फ याद रखना है, और इनका नाम है गुस्तावो पेत्रो। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। गुस्तावो पेत्रो जो कि एक फॉर्मर मेयर रह चुके हैं, जो आप कह सकते हो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोता, और साथ ही साथ एक सेनेटर भी रह चुके हैं जिन्होंने सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को बदला है उस एरिया में, और फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये अपने ऑफिस की शपथ लेंगे अगस्त 2022 में, और ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट ऑफिशियली बन जाएंगे। तो अभी तक 99% वोट्स काउंट हुई थी, जिसमें से 50% से अधिक वोट्स जो है वो किसको मिल चुकी हैं, गुस्तावो पेत्रो को मिल चुकी हैं। लेकिन अभी कोलंबिया में बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि वायलेंस बढ़ी हुई है उसको रोकना है, डिफोरेस्टेशन को रोकना है, कोलंबियन अमेज़न में खास करके डिफोरेस्टेशन हो रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चैलेंजेस हैं गुस्तावो पेत्रो के सामने। और कोलंबिया की कैपिटल कौन सी है दोस्तों, बोगोता है, और करेंसी जो है वो कोलंबियन पेसो है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री जो है वो कौन से नंबर के हाईएस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया का कोई प्लेयर, जिसमें फुटबॉल इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं देखी जाती जितने लेवल पे क्रिकेट या हॉकी को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन फुटबॉल के अंदर जो है वो सुनील छेत्री एक ऐसा रिकॉर्ड बना देते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे 5th प्लेयर बन गए हैं जिनके गोल जो है वो सबसे अधिक हैं, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली 84th नंबर का इंटरनेशनल गोल किया है, किसके खिलाफ, हांगकांग के खिलाफ। और ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का एक एशियन कप 2023 क्वालिफायर्स हो रहा था मुकाबला, उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड इक्वल कर दिया। एक हंगरी के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, थे बेसिकली, उनका देहांत हो गया है, फ्रैंक पुस्कास। तो उनके बराबर हो गए हैं, क्योंकि फ्रैंक पुस्कास के भी अगर आप देखोगे 84 हैं, और सुनील छेत्री के भी जो है वो 84 गोल्स हैं। और सुनील छेत्री ने ये 84 गोल जो है 129 अपीयरेंसेस में हासिल किए हैं, और फ्रैंक पुस्कास ने ये 84 गोल जो है 85 इंटरनेशनल मैचेस में हासिल कर लिए थे। तो अगर आप देखोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले पे हैं, अली देई जो है वो दूसरे पे हैं, मुख्तार दहारी जो है वो तीसरे पे हैं, और लियोनेल मेसी जो है वो चौथे पे, और 5 पे ये दोनों आपस में टाई कर चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि इसमें से 2 प्लेयर अली देई और मुख्तार दहारी ये तो खेल ही नहीं रहे, और फ्रैंक पुस्कास जी का देहांत हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे ये तीसरे नंबर के ऐसे वर्ल्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं एक्टिव प्लेयर्स की लिस्ट में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 गोल्स और लियोनेल मेसी 86 गोल जो हैं वो कर चुके हैं, और बहुत ही जल्दी ये लियोनेल मेसी से भी ऊपर निकल जाएंगे। और आपने एक बात और याद रखनी है कि सुनील छेत्री जो हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं एशिया और इंडिया के, ये तो मतलब अपने आप ही यहाँ से क्लियर है। कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है स्पेशल सेमिनार एशियान का, जिसका नाम है एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022। तो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया दोस्तों, इंडिया ने इसको होस्ट किया। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इंडिया ने एशियान का एक फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी जनरल का 2 दिन का स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो होस्ट किया। 16 और 17 जून को ये मीटिंग हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, जिन्होंने इस मीटिंग को को होस्ट भी किया है। तो ये 30 साल का एक रिलेशन है एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशंस का, और 10th एनिवर्सरी है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एशियान के साथ। तो एस जयशंकर जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन जो सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, दोनों ने इस मीटिंग को को चेयर किया है। और 2022 का ईयर बहुत ही खास है, क्योंकि एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर जो है वो ये मनाया जा रहा है एक तरह से। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एशियन और इंडियन लीडर्स जो हैं वो 18th एशिया इंडिया समिट जो 28
22 अक्टूबर में हुई थी 2021 में, उसमें जो डिसाइड हुआ था उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मिले हैं। तो वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि 18th जो एशियान इंडिया की मीटिंग हुई थी कि हम 2022 को एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो दोनों साइड्स इंडिया और एशियान ने ये डिक्लेयर किया है कि हम जो है वो एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हमारा जो जिन कंट्रीज के साथ चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हम आपस में भी पीस, प्रोग्रेस और आपस में जो है वो अपने कल्चर को शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं 2021 से 25 जो इंडिया एशियान ने रिलीज किया था। तो फॉरेन मिनिस्टर जो एशियन कंट्रीज के हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मिलते हैं और अपनी अलग अलग कंट्रीज की जो कॉपरेशन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन एशियान के बारे में दोस्तों आपने जरूर याद रखना है, एशियान की स्थापना 1967 में की गई थी, लेकिन इसका जो पहला सेशन हुआ था दोस्तों वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था और वो 1976 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं दातो लिम जोक होई, दातो लिम जोक होई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, गवर्नमेंट ने कुछ अपॉइंटमेंट्स की हैं चीफ जस्टिस की अलग अलग हाई कोर्ट में। टोटल ये 6 हाई कोर्ट्स हैं, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, गुवाहाटी है और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो बेसिकली बदला गया है। तो आपने याद रखना है, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी स्टेट के चीफ जस्टिस का नाम पता होना चाहिए। तो ये आता है आर्टिकल 217 के अंदर। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट के चीफ जस्टिस को जो है बदल सकता है या अपॉइंट कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना जरूरी है, जो कि है NV रमाना जी। अगला आते हैं, नेशनल रीडिंग डे जो है वो 19 जून 2022 को मनाया गया। तो मेन मकसद नाम से ही पता लग रहा है कि कल्चर ऑफ रीडिंग को प्रमोट करना है और साथ में लिटरेसी को आगे बढ़ाना है। तो नेशनल रीडिंग डे जो है वो 19 जून को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी PN पानीकर जी की। शायद आपने नाम सुना होगा, PN पानीकर केरला से बिलोंग करते हैं और इनको फादर ऑफ केरला लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट कहा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है लाइब्रेरी मूवमेंट के नाम से। और 19 जून को इस बार 2022 को 27th नेशनल रीडिंग डे जो है वो मनाया जा रहा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, डैश हैज लॉन्च द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन। तो नाम से पता लग रहा है कि टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है और इसका मेन मकसद यही है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाई जा सके, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो सिंपल है कि जो सस्टेनेबल टूरिज्म के टारगेट हैं जैसे इन्वायरमेंट को साफ रखना, सोशल कल्चर जो है वो मेंटेन रखना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस रखना, तो इन चीज़ों को फोकस रख के ही हमने टूरिज्म को क्या करना है, प्रमोट करना है। अगला है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। कि कोई भी लड़ाई झगड़ा है उसमें सेक्सुअल वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसको खत्म करना है। किस दिन इसको हर साल मनाया जाता है, इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों 19 जून को। ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि एक तो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस हो रही है वो तो और भी खतरनाक है। तो 19 जून जो है वो इस बार 8th ऑफिशियल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस थी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है, इंडियन फुटबॉलर कैप्टन सुनील चेत्री 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया, वो है मिलित कोऑपरेटिव बैंक। उसमें एडिक्वेट फंड नहीं है और ना ही उसकी इतनी पोटेंशियल है कि वो आगे जाके कुछ पैसा कमा सकें। और ये बैंक जो है वो बिलोंग करता है कौन सी स्टेट से, कर्नाटका से। नेक्स्ट, ONDC ने नाबार्ड के साथ टाई अप किया है ताकि ई कॉमर्स को एक्टिव किया जा सके एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर। यह है दोस्तों ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये नाबार्ड के साथ टाई अप करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि हम जो हैं वो ई कॉमर्स मार्केट को एग्रीकल्चर के अंदर एक्टिव कर सकें। और सिंपल तरीके से कहें कि ई कॉमर्स को एग्रीकल्चर के अंदर लेके आके हम कई तरीके से ऑनलाइन एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे फार्मर्स को लाभ जो है वो मिल सकता है। मयंक कुमार अग्रवाल जो हैं वो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। और ये डीडी न्यूज़ या आप कह सकते हो दूरदर्शन के जो हैं वो डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है प्रसार भारती के CEO का। तो इससे पहले ये पोजीशन थी शेखर वेम्पति जी के पास, याद रखोगे पूरा नाम है इनका, शशि शेखर वेम्पति जी। और 8 जून 2022 को आप कह सकते हो कि इनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया था। तो शशि शेखर वेम्पति जी जो है वो यंगेस्ट और फर्स्ट
नॉन ब्यूरोक्रेट थे जो डीडी न्यूज़ के हेड थे और स्टार्टिंग से यहीं लगे हुए थे, लेकिन अब जो है वो इनका 5 साल का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब अगला बंदा जो है वो अभी इनको नहीं मिला, तो मयंक कुमार जी को डायरेक्टर जनरल जो डीडी न्यूज़ के थे उनको एडिशनल चार्ज प्रसार भारती का दे दिया गया है। वर्ल्ड सिकल सेल डे 2022 जो है वो 19 जून को मनाया गया। तो सिकल सेल डिजीज़ होती है दोस्तों, एक डिसऑर्डर कह सकते हो, जिसमें ब्लड जो है वो बायो कनकेव की जगह जो है वो सिकल शेप ले लेता है, मतलब इस तरह की शेप में जो है वो चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि कई तरह के डिसऑर्डर जो है वो आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो इसी को कहते हैं वर्ल्ड सिकल डिजीज डे, या उसको अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक करना। और ये ज़्यादातर पाई जाती है उन लोगों में जिनके एंसेस्टर्स या पुराने जो उनके बुजुर्ग हैं वो सब सहारन अफ्रीका से पाए जाते हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से या मेडिटेरेनियन कंट्री से हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो लोग फेस कर रहे हैं जो सिकल डिजीज से पीड़ित हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2022 जून 20 2022 को मनाया गया। तो पूरे वर्ल्ड में जो रेफ्यूजीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, जिनके पास आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण या पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है कहीं पे या वॉर हो रही है, तो किसी और कंट्री में उनको जो है वो जाके रहना पड़ रहा है, तो उन्हीं को हम कहते हैं रेफ्यूजीज़। तो इस दिन जो है वो उनको मजबूत करने की कोशिश की जाती है, जो कि अपनी कंट्री छोड़ के किसी वॉर के कारण या किसी भी चीज़ के कारण दूसरी कंट्री में उनको रहना पड़ रहा है। और थीम है द राइट टू सीक सेफ्टी, तो इसीलिए जो है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 19 और 20 जून 2022 का क्वेश्चन था हु वाज अवॉर्डेड विद असम गवर्नमेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव। तो असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव हाईएस्ट अवार्ड है असम गवर्नमेंट का, और 2 दिसंबर 2021 को ये हिमंत बिस्वा जी ने अनाउंस किया था कि हम हर साल जो है वो असम दिवस के मौके पे असम वैभव जो है अवार्ड है वो अनाउंस किया करेंगे, और इसमें 5 लाख रुपए जो है वो राशि दी जाएगी, और जो भी जिसको भी ये अवार्ड दिया जाएगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंस पे करवा सकता है पूरी लाइफ टाइम। और ये खिताब जो है वो रतन टाटा जी को दिया गया। इसका मतलब पहला खिताब भी जो है वो किसको दिया गया? रतन टाटा जी को। उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने बहुत से कैंसर केयर सेंटर जो हैं वो असम के अंदर बनाए हैं, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? किसको नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से? तो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे सब तरह के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और स्पेशली टेलीग्राम, क्योंकि उसमें आपको हर तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्विज भी आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, इसी तरह से स्माइल करते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।